नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पार्ट 3 है और ये वीडियो नंबर 10। दोस्तों, इससे पहले मैं 9 वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, कॉपीराइट। तो अगर आप वो सब अभी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचा दें जो हिंदी मीडियम से लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी इंटरनेट पे इस तरह की वीडियो बहुत कम अवेलेबल है जो हिंदी माध्यम में वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन की जा रही है, और वो वर्ड आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, जिससे क्या होगा कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग कंटिन्यू अब तीसरे सूत्र पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, तीसरा सूत्र क्या कहता है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, तृतीय सूत्र में डॉक्टर रंगानाथन ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। ये दोस्तों देखिए, पुस्तक होता क्यों है? वो पुस्तक पाठक के लिए होता है। किसी भी पुस्तक, कोई पुस्तक लिखी जाती है तो इसलिए लिखी जाती है ताकि लोग उसे पढ़ सकें। ठीक है। पाठक को पुस्तक तक पहुंचाने के लिए उनकी जानकारी होना आवश्यक है। पुस्तक की जानकारी पुस्तकालय सूची, वर्गीकरण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, वाङ्मय सूची, संदर्भ सेवा, प्रदर्शन, प्रसार सेवा से हो सकती है, जो इस प्रकार है। दोस्तों देखिए, एक लाइब्रेरी में क्या होता है कि बहुत सारी बुक होती है। ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि उस बुक को अरेंज करने का भी कुछ सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम का आविष्कार कौन किए थे? वो किए थे डॉक्टर रंगानाथन ने। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता भी है कि मुझे एक मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहिए जो कि डॉक्टर रंगानाथन की जीवनी पर होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो लोग भी लाइब्रेरियन कोर्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि डॉक्टर रंगानाथन ने पूरी दुनिया को ही लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसमें बदलाव ले आए हैं। देश विदेश में इन्हें जाने जाते हैं, इनके थ्योरी को अप्लाई की जाती है। और बिल्कुल ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन उन्होंने ही लाया था, और उन्होंने लाइब्रेरियन कोर्स की भी शुरुआत उन्होंने ही किया था। ठीक है। अब देखिए, मुक्त प्रवेश प्रणाली ये क्या होती है? देखिए, मुक्त प्रवेश प्रणाली में पाठकों को पुस्तकालय से सीधा निमंत्रण देती है। पहले पुस्तक को बंद अलमारी में रखा जाता था। उनका पाठकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था कि पुस्तकें अलमारी में बंद होती थी, जिसके कारण जो पुस्तक होती थी वो पाठक तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी कि पाठक और पुस्तक एक दूसरे से मिलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। ठीक है। मुक्त प्रवेश प्रणाली से पाठक अपनी पसंद की पुस्तक तक पहुंच जाता है, जिससे प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाता है। ठीक है। लेकिन पुस्तक की सुरक्षा घट जाती है। अब दोस्तों देखिए, सुरक्षा क्यों घट जाती है? क्योंकि पहले क्या होता था कि अलमारी बंद होती थी, तो जिससे देखिए पाठक को पुस्तक तक पहुंचने में तो काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन पुस्तकें जो होती थी वो चोरी नहीं होती थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि कोई भी अगर आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइब्रेरी से बुक चोरी भी हो जाती है, जो कि ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। पाठक कभी कर्तव्य के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। देखिए, इसका चोरी होने की संभावना भी बना रहता है, परंतु इस डर से पुस्तकालय को अलमारी में बंद नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए चोरी होने के डर से पुस्तकालय में अलमारी में पुस्तक को बंद नहीं रखना चाहिए। ठीक है। बल्कि जो वहाँ पे कर्मचारी उन्हें ये ध्यान देना चाहिए ताकि उनके पास जो बुक अवेलेबल है वो चोरी ना हो। पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तक को अलमारी में देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि खाली अलमारी को देखकर खुश होना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो अलमारी में बुक, जो किताब देखते हैं, पुस्तक, उन्हें उसे देखकर खुश नहीं होना चाहिए। वो खाली अलमारी को देख के खुश होना चाहिए, ताकि क्या, जो भी पाठक है वो बुक का उपयोग कर सके। सभी पुस्तकों का उपयोग हो, यही तृतीय नियम है। देखिए, तृतीय नियम क्या कहता है कि सभी बुक का उपयोग हो। ठीक है। अब वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में तो हम लोग एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 to 7, जो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 to 7 किस तरह की टॉपिक है, मेरे ख्याल से जो सबसे डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगती है। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसका भी वीडियो एक एक करके अपलोड करूँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि सीरियल वाइज अगर स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी छूटेगा नहीं।
तो अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रही है उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसकी बेसिक जानकारी हम लोगों को मिलती रहे तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं वो भी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा जिसमें जो स्टार्टिंग लेवल होगा वो बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करूँगा। जिस तरह मैं हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ रहे हैं बिल्कुल उस तरह से हम लोग डीडीसी में भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकें खरीदने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिससे पुस्तकों को उनके वर्ग के अनुसार अलमारियों में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, एक लाइब्रेरी में क्या होती है कि अनेक पुस्तकें होती है। तो कुछ पुस्तकें का क्या होता है कि उनकी श्रेणी वर्ग होती है। जैसे मान लीजिए इतिहास की बुक है, तो इतिहास में जो विभिन्न प्रकार के राइटर होते हैं उनकी बुक को एक साथ रखी जाएगी, लेकिन इतिहास की जो अलमारी होती है उसमें इतिहास ही रखी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है। पाठक अपनी पुस्तक पसंद की पुस्तक तक सूची वर्ग में, देखिए क्या है, पाठक अपनी पसंद की पुस्तक तक सूची से वर्ग संख्या लेकर पहुंच जाता है। पुस्तक पर लेबल लगा होता है जिस पर वर्ग संख्या लिखी होती है। देखिए, पुस्तक जो भी होता है वो डीडीसी में हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेंगे। सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है। बिल्कुल आप डीडीसी नंबर भी निकालना सीख जाएंगे, जो कि ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ये होता नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो सही सही से एक्सप्लेनेशन अभी नहीं मिल पाती है, ठीक है। जो कि दोस्तों ये सही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बुक में लिखी हुई है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग नेगेटिव हमारे माइंड में इस तरह की बातें आ जाती है कि वो डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा सच्चाई नहीं है, ठीक है। पुस्तकें अपने वर्ग के पुस्तक को पुस्तक अपने आप को वर्ग द्वारा संख्या द्वारा दर्शाती है, जिससे पाठक को पुस्तक मिल जाती है और तृतीय सूत्र की पूर्ति होती है। दोस्तों, वर्गीकरण का महत्व पुस्तकालय में कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे पुस्तकालय डिजिटल हो या इसके आगे भी बढ़ जाए। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि पुस्तकालय देखिए अब डिजिटल होती जा रही है, ठीक है। लेकिन भी जो क्लासिफिकेशन का रूल है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो किसी भी तरह की डिजिटल हो रही है या फिर उससे आने वाले टाइम में और भी कुछ आविष्कार होंगे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक रूल है वो हर समय अप्लाई होता ही रहेगा। क्योंकि वर्गीकरण से ही हम पुस्तक को क्रम में लगाते हैं। देखिए, पुस्तक जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि किसी अलमारी में अगर इतिहास की पुस्तकें होती है तो वहाँ पे इतिहास ही रखी जाएगी। ये वर्गीकरण के अनुसार ही पॉसिबल है, ठीक है। यदि पुस्तकें वर्गीकरण के अनुरूप रैक्स के क्रम में नहीं होगी तो इससे पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक को दोनों को काफ़ी परेशानी होगी। यह दोस्तों देखिए, अगर देखिए लाइब्रेरी बहुत, वहाँ पे कभी कभी देखेंगे कि लाइब्रेरी में लाखों की संख्या में किताब पुस्तकें होती है। तो अगर वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में अगर बुक नहीं रखी होगी तो पाठकों को पुस्तक और पुस्तक को पाठक मिलना लगभग काफ़ी मुश्किल होगी, और इससे जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनकी भी समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक सूचीकरण, जिसे सूचीकरण तो शायद मेरे ख्याल से सभी लोग समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इसे कहते हैं कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 2 to 7 में, ठीक है। देखिए, सूचीकरण वर्गीकरण के बाद किया जाता है, जो पुस्तकालय की चाबी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैटलॉगिंग होती है। सूचीकरण से पाठक लेखक के नाम से, विषय के वर्ग से, संख्या को अपनी पसंद से किताबें ढूंढ सकता है। पुस्तकालय के मुख्य द्वार के पास ही सूची मंजूसा, जिसे कैटलॉगिंग कैबिनेट व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सूचीकरण के कार्ड होते हैं, जिसकी सहायता से पाठक अपनी पसंद की पुस्तकें पत्रिकाएं खोज सकता है। आज सूची का स्थान पुस्तकालय स्वचालीकरण में ओपेक ने ले लिया है, और इसे भी आगे या वेब ओपेक के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। चाहे हमारे पुस्तकालय मैनुअल हो या कंप्यूटरकृत हो, दोनों में ही सूचीकरण उपलब्धता और एक्सेस होना चाहिए, जिससे पाठकों को अपनी पुस्तक व सूचना खोजने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, जितना भी हम लोग कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये सब के जन्मदाता कह सकते हैं, कहते हैं डॉक्टर एस आर रंगानाथन को। उन्हीं के द्वारा ये संभव हो पाया है कि ये क्लासिफिकेशन के द्वारा बुक हमें आसानी से मिल जाती है। नहीं तो पहले के टाइम में क्या था कि ना ही इतने बुक होते थे, ना ही इतने पाठक होते थे, तो जिसके कारण इतनी असुविधा नहीं होती थी। लेकिन अगर अभी इस सिद्धांत का अगर उपयोग ना किया जाए तो ये असंभव है कि उतनी सारी बुक भंडार में हमें बुक मिल पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द एक डॉक्टर रंगानाथन की जीवनी पर वीडियो लाऊंगा। सिर्फ आप लोग कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। उनके बारे में लोग जानेंगे दोस्तों, कि देखिएगा कितना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को, और पता चलेगा कि हम लोग को लाइब्रेरी क्यों पढ़ना चाहिए। जिससे आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ो, इसमें क्या बेनिफिट है, सब मैं जानकारी
आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके पहले बताएं कि वो वीडियो बिल्कुल आप लोग देखने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब देखिए संदर्भ सेवा, जिसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा का कार्य एक पाठक को सही समय पर उसकी पसंद की पुस्तक के साथ मिलाना है, वह पुस्तक को उसके सही पाठक से। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बुक होती क्यों है, होती है पाठक के लिए, और पाठक को उनके बुक से सही समय पे मिलाना ही रेफरेंस सर्विस कहलाता है, ठीक है। संदर्भ कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वह पुस्तक के बारे में पाठकों को बताएं, उनमें क्या क्या है तथा इसे कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं उन्हें एक इंट्रोडक्शन देना होता है बुक के लिए, कि बुक में आपको ये मिला है, इसमें ये मॉडिफाई हुई है, या ये बुक पढ़ने से ये बेनिफिट है, ये आपके लाइफ में। देखिए संदर्भ ग्रंथ की प्रकृति प्रबंध आम सामान्य पुस्तकों से अलग होता है, इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। ये तीर्थ सूत्र की पूर्ति वो पालन करता है। तो वहाँ पे जो कर्मचारी उनका ये कर्तव्य होता है दोस्तों कि वो बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो सही तरीके से दें, ताकि पाठक को भी लगे कि हाँ ये बुक उनकी उपयोग के लिए है। प्रदर्शन, जिसे पब्लिसिटी कहते हैं। जी हाँ, आजकल के देखिए ये जो अभी अभी क्या होता है दोस्तों, पब्लिसिटी जिस चीज़ की जितना अधिक होती है उतना लोगों तक वो जानकारी मिलती है, ठीक है। तो पब्लिसिटी अभी अगर देखिए कुछ भी ब्रांड अगर बनता है तो सबसे पहले उसका ऐड करवाया जाता है, क्यों? ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। नई नई पुस्तकें को बोर्ड पर प्रदर्शित करना, उनका जैकेट उतार कर लगा देना चाहिए, जिससे पाठक पुस्तक की तरफ आकर्षित हों। देखिए पुस्तक का जो कवर होता है दोस्तों उसे हटा के उसे लगा देना चाहिए। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे पुस्तक मेला मेला के भी आयोजन होता है, जिसमें पाठक लोग जाके अपने पसंद के बुक देखते हैं, लेते हैं। पुस्तक सप्ताह का आयोजन करना चाहिए। विषयानुसार पुस्तकों को समय समय पर प्रदर्शन करके पुस्तकों को उसके पाठक से मिलाते रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि देखिए पुस्तकों को पब्लिसिटी करनी चाहिए, ठीक है, प्रदर्शन करना चाहिए, वो आम लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके। जो लोग लाइब्रेरी नहीं भी जा रहे हैं, आज आप देखे भी होंगे, आप लोग पुस्तक मेला में जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग रोड में चल रहे हैं वो भी पुस्तक मेला देख के जाते हैं, और शायद उनके लायक वहाँ पे बुक उन्हें मिल जाए। तो क्या होता है कि किसी पुस्तक को उसके पाठक तक मिला दी जाती है। कहने का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पुस्तक को सभी तरह के तरीकों से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पाठक पुस्तक की तरफ आकर्षित हों। जी हाँ दोस्तों, देखिए पुस्तक को मतलब हर एक वो काम हमें करना चाहिए जो जिससे पाठक पुस्तक की तरफ आकर्षित हों। प्रसार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस। पुस्तकालय अपनी प्रसार सेवा द्वारा पुस्तक द्वारा पाठकों तक पहुंचाता है। इसके अंतर्गत चलते फिरते पुस्तकालयों की भी स्थापना हुई है। जो पाठक पुस्तकालय तक नहीं जा सकते हैं, पुस्तकें चलते फिरते पुस्तकालय द्वारा स्वयं उसके पास पहुंचती है, जिससे पुस्तकों को उनके पाठक मिल जाते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालयों में भी मुख्य पुस्तकालय विभागीय पुस्तकालय स्थापित करके पाठकों को सेवा प्रदान करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भी अपना विस्तार व प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार प्रसार सेवा से पुस्तकों को उनको पाठक मिलते हैं तथा उपयोग बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग पुस्तकालय नहीं जा सकते हैं, तो एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए या फिर होती भी है कि जिससे क्या होता है कि पुस्तकों को पाठक के पास ही पहुंचा दिया जाए। जिससे क्या होता है दोनों, जैसे पुस्तक को उनके पाठक मिल जाते हैं और पाठक भी को उनके पुस्तक मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वाङ्मय सूची एवं अनुक्रमणी, बाइबेलॉजी एंड इंडेक्सिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लास्ट पॉइंट है ये तृतीय सूत्र का। पुस्तकालय विषयों के अनुसार वाङ्मय सूची तैयार करते हैं तथा पुस्तक पत्रिकाओं की अनुक्रमणी बनाकर उसके प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। कई बार पुस्तकालय पुस्तकों के विषय अनुसार साधारण सूची भी तैयार कर लेते हैं, जिससे पाठकों को पुस्तकों के बारे में पता चलता है और उनका सहयोग बढ़ाता है। वह तृतीय सूत्र की पूर्ति का पालन करता है। दोस्तों देखिए इस सूत्र में हम लोग को जानकारी सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है कि देखिए किसी भी तरह से पाठक को उसके पुस्तक मिल जाए और उसके पुस्तक को उनके पाठक मिल जाए। मतलब किसी भी बुक के बारे में अगर आप पहले देखिएगा कि किसी कोई बुक है, उस बुक का जो खास खास होती है, वो बुक में जो गुणवत्ता है उसको एक पेज में लिख के और पाठक तक वो पहले उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि वो आकर्षित होते हैं जो पाठक होते हैं, और वो बुक को लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल के टॉपिक में चौथा और पांचवा सूत्र कंप्लीट कर लेंगे। कल का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, जिससे मैं कल ये जो अभी हम लोग 5 सूत्र पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप मेरे चैनल को उन लोगों तक पहुँचा दें जिन्हें बिल्कुल ये वीडियो की आवश्यकता है, जो हिंदी मीडियम में लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कृपया करके लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।